हम यहाँ पे जनरल लेकर के चल रहे हैं कि आर बी ए यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन एंड वी कंसीडर द पॉलिनोमियल रिंग ओवर यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन आर। तो हमने एक एफ एक्स ले लिया, एफ एक्स भी एनी पॉलिनोमियल a0 plus a1x plus dot an x power n, where n is the degree, means an is not equal to 0। हम बात करना चाहते हैं कंटेंट ऑफ एफ, कंटेंट ऑफ पॉलिनोमियल एफ। इसको हम फ्रिक्वेंटली जो है सी एफ से डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो जैसे कंटेंट ऑफ एफ क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट्स क्या हैं देखिए इस पॉलिनोमियल में a0 a1 a2 डॉट an। तो कंटेंट ऑफ एफ क्या हुआ, GCD ऑफ a0 a1 a2 डॉट an। और मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉर इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन देन GCD ऑफ any two elements exist in that domain। ऐसा बात किया गया था ना, रिजल्ट भी प्रूव किया गया था। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? यस सर। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, फॉर एग्जांपल अगर हम पॉलिनोमियल ले लें एफ एक्स इक्वल टू 2 + 3x + 5x स्क्वायर प्लस 9x³ इन ZX। हम लोग एक रिजल्ट डिस्कस करेंगे जो हमारा गोल है गॉस थ्योरम, दैट asserts that if R is unique factorization domain then the polynomial ring corresponding polynomial ring Rx is also an unique also a unique factorization domain, है ना। तो इसे हम डिस्कस करना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं। फिलहाल हम इसको कंसीडर कर रहे हैं जहाँ पे Z यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, पहले ही हमने बात कर लिया है। तो कंटेंट ऑफ एफ, यहाँ पे कंटेंट ऑफ एफ क्या होगा, बोलें। तो किसका किसका GCD देखेंगे, GCD ऑफ 2 3 5 9, यही करेंगे। कितना आएगा 2 3 5 9। पहले इनका कॉमन फैक्टर क्या क्या है बता दीजिए। मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही क्या? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो 2 3 5 9 का GCD क्या है? तो भाई 2 3 5 और 9 का कॉमन फैक्टर क्या है, कौन कौन से डिवाइजर्स हैं कॉमन डिवाइजर्स? सर GCD 1 कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ना, भूल गए आप लोग। हाँ चलिए कोई बात नहीं। तो मैं बात करना चाह रहा था यहाँ पे, एक मिनट। तो इस तरह से कंटेंट निकालेंगे। GCD आप लोग रिवाइज कर लीजिए, अब इस लेवल पे हम GCD तो नहीं पढ़ाने जा रहे हैं ना। तो जैसे अगर 1 GCD है तो हमने बात किया कि यहाँ पे UFD में हम जनरल बात कर रहे हैं, तो 1 डिवाइजर है, 1 के साथ साथ -1 भी डिवाइजर है ना। तो यहाँ पे जो हम लोग अप टू एसोसिएट बात करते हैं, मतलब GCD हम 1 को भी ट्रीट करेंगे और -1 को भी ट्रीट करेंगे, है ना। इसी तरह से और भी बातें होंगी GCD की। मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि
एसोसिएट की डिफिनीशन याद है ना? मैं ये बात करना चाहता हूँ, इसी तरह से आप लोग और भी, जैसे 2 और -2 पॉलिनोमियल इन्होंने ले लिया 2 + 10x² + 12x⁴। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं 2 है, 10 है, 12 है और 0 भी है। x का कोफिशिएंट और x³ का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे x और x³ का कोफिशिएंट क्या है? 0 होगा x का हाँ, कोफिशिएंट। तो कॉमन डिवाइजर्स जो है कौन कौन से हैं? 2 भी होगा, -2 भी होगा, है ना? तो यहाँ पे जो GCD होगा वो 2 भी होगा और इसका एसोसिएट -2 भी होगा। मीन्स कंटेंट क्या होगा? 2 भी होगा और -2 भी होगा। तो हम एक को रिस्ट्रिक्ट, जनरली हम लोग अब तक इस लेवल पे हम लोग रिस्ट्रिक्ट करके चलते हैं, सिर्फ पॉजिटिव को एज्यूम करके लेकर के चलते हैं, निगेटिव को फारगेट करके चलते हैं, है ना? क्योंकि हम लोगों ने नंबर सिस्टम जो स्टडी किया है फ्रिक्वेंटली हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स को ही लेकर के चलते हैं। तो इन जनरल रिंग में ऐसी बात नहीं है, तो हम एसोसिएट को भी लेकर के चलेंगे। अब हम ये कहना चाहते हैं कि मान लिया जाए f(x) और g(x) ये दो एसोसिएट हैं। एसोसिएट का क्या मीनिंग है? f(x) एंड g(x) आर एसोसिएट्स इन Rx। एक यूनिट होगा उसमें से। हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि f(x) = सर्टेन यूनिट टाइम्स g(x) होगा, है ना? एसोसिएट का क्या मतलब है कि f(x) = सर्टेन यूनिट टाइम्स g(x) होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कि f(x) एंड g(x) डिफर बाय यूनिट, और फ्रिक्वेंटली हम लोग नोटेशन जो है ऐसे भी लेकर के चलते हैं, पीछे हम लोग बात कर चुके हैं। तो यहीं अगर हम f(x) और g(x) एसोसिएट लें तो दे डिफर बाय यूनिट, मीन्स इसका क्या सेंस है? जस्ट हम ये कहेंगे f(x) को हम सम यूनिट टाइम्स g(x) लिख सकते हैं। और जब कंटेंट की बात करेंगे, तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस केस में जो कंटेंट होगा f(x) का और जो g(x) का कंटेंट होगा, ये दोनों एसोसिएट होंगे। कैसे? कोई प्रूव करेगा? f(x) = u × g(x) है ना? तो अगर इसका g(x) का कंटेंट जो है मान लीजिए कि d है, हमने कहा, मैं एक अलग पेज ले रहा हूँ लेकिन वो दिखाई नहीं देगा वीडियो में, तो एक मिनट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जिसे देखिए हमने क्या लिखा, f(x) = u × g(x). तो मैं एक एग्जांपल से आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने लिखा इसको 3 + 3x² + 9x³। तो इसको कितना आप लिख सकते हो? 3 × 1 + x² + 3x³, इतना लिख सकते हो आप लोग। इसमें जो कोफिशिएंट है इनका GCD क्या होगा? 1 होगा। और इसका GCD क्या होगा? इसका कंटेंट क्या होगा? 3। तो कंटेंट ऑफ f आप लोग देख रहे हो ये 3 है, और इसको लिख लो 3 × 1 क्या है यहाँ पे? 3 होगा कंटेंट ऑफ g, है ना? कह सकते हैं कि नहीं? इनफैक्ट अगर आप कहो कि सर आपने इतना, आप ऐसे ले लीजिए 4 या 6 + 12x², तो इसको हम ऐसे लिख दें 3 × 2 + कितना होगा 4x², लिख सकते हैं कि नहीं?
अच्छा, इसका कंटेंट क्या होगा? अगर इसको एफ एक्स कहें और इसको जी एक्स कहें तो एफ का कंटेंट क्या है? 6 और 12 का GCD निकालिए कितना आएगा। और 6 जी का कंटेंट क्या होगा? यहाँ से देखिए 2 और 2 4 2 हो जाएगा। 2। तो अच्छा, इसको क्या इतना नहीं लिख सकते 3 × 2? 3 × 2। यस ये सर। क्या है? 3 यही है आपका, और 2a मीन्स 3 × कंटेंट ऑफ जी, है कि नहीं? लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत यस है? सर। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि एक मिनट वापस आ जाए। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर एफ एक्स और जी एक्स एसोसिएट हैं तो जो कंटेंट होगा इनका, ये दोनों भी एसोसिएट होंगे, और आसानी से आप लोग प्रूव कर सकते हो। इसका जो कंटेंट होगा u इंटू कंटेंट ऑफ जी होगा। कंटेंट ऑफ एफ क्या हो जाएगा? कंटेंट ऑफ एफ क्या हो जाएगा, मैं आपको दिखा दूँ, एक मिनट। यहाँ पे जब आप लिखोगे, यहाँ पे कंटेंट आप लिखो आप लोग, तो यहाँ पे क्या होगा? कंटेंट ऑफ एफ इज इक्वल टू यू इंटू कंटेंट ऑफ जी। अभी हमने दिखाया ना आप लोगों को, तो यू तो यूनिट है ना, यस सर। तो इसको इतना नहीं लिख सकते कंटेंट ऑफ एफ इज एसोसिएट टू कंटेंट ऑफ जी। यस सर। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा कि अगर एफ और जी यूनिट है तो उनके एफ और जी एसोसिएट है तो उनके कंटेंट्स भी एसोसिएट होंगे, है ना। तो ये सर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलिनोमियल्स जो कि एक दूसरे का एसोसिएट हैं उनके कंटेंट्स भी एसोसिएट होंगे एक दूसरे के, मतलब अप टू एसोसिएट इट इज़ यूनिक, है ना। तो अब मैं बात करना चाहता हूँ, ज़रा ऐसे सोचिए कि अगर कोई पॉलिनोमियल ले लिया जाए, एक पॉलिनोमियल ले लिया जाए, कोई एक पॉलिनोमियल बताओ अर्चना। x² एक्स प्लस स्क्वायर, हाँ 2x², 2f³ हाँ, और भी टर्म्स ले ले। अच्छा ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x³ लिया, इसका कंटेंट क्या है? 1 हो जाएगा। 1 होगा। 1 है ना। तो ऐसे यस सर। ऐसे पॉलिनोमियल, माइक म्यूट करो, ऐसे कंटेंट जो है जिनका, ऐसे पॉलिनोमियल जिनका कंटेंट 1 हो, या कहा जाए कि कंटेंट इज एसोसिएट टू 1 हो, उनको हम कहते हैं प्रिमिटिव पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल एफ एक्स इज कॉल्ड प्रिमिटिव पॉलिनोमियल इफ इट्स कंटेंट इज एसोसिएट टू 1, ठीक है। ये हम डिफिनीशन लेकर के चलेंगे। और एक बात और याद रखना, हम यहाँ पे बताना भूल गए, फिर भूल न जाए, कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें जो लीडिंग टर्म हो, लीडिंग कोफिशिएंट हो, वो 1 हो, तो उनको हम मोनिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, है ना। मोनिक पॉलिनोमियल आगे नेक्स्ट सेमेस्टर में हम लोग बार बार यूज करेंगे मोनिक पॉलिनोमियल। तो ए पॉलिनोमियल, ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल, नॉन जीरो पॉलिनोमियल एफ एक्स इन आर एक्स इज कॉल्ड मोनिक अच्छा, इस तरह से मैं यूज कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? प्रिंटेड सामने दिख रहा है तो विजिबिलिटी है पेज की? यस सर। इज कॉल्ड मोनिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल if leading coefficient
लीडिंग कोफिशिएंट ए एन इज 1। अब अगर कहें कि ए एन हमने नाम ले लिया तो हम एक्सप्लिसिटली एफ एक्स को बता दें a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x पावर n। ये जो टर्म है इसको हम लोग लीडिंग टर्म बोलते हैं, लीडिंग टर्म। और ये जो कोफिशिएंट an है इसको हम, ये जो कोफिशिएंट है an इसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, तो अब फिलहाल अब हम वापस आ जाएं कि अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल एफ एक्स इज कॉल्ड प्रिमिटिव इफ इट्स कंटेंट इज एसोसिएट टू 1। ये बात याद रहेगा आप लोगों को। तो मैं कहना क्या चाह रहा था, अभी जस्ट अर्चना ने एक एग्जाम्पल दिया था, अब मैं दूसरे से दूसरा एग्जाम्पल पूछ लेता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। जैसे कौन कौन जुड़े हैं, सौरभ चंद्र कन्नौजिया, मेरी आवाज़ सुन रहे हो बेटा? एक पॉलिनोमियल दो, बताओ। नेहा भारती, कोई बात नहीं, मैं अपने से ही ले रहा हूँ। 3 + 3x² + 6x³ अच्छा ज़रा देखिए इसको, क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं हम लोग? 3 जो जीसीडी है इन मतलब कंटेंट है, मैक्सिमम जो फैक्टर है उसको कॉमन कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाए, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे क्या है? 3 कॉमन कर दिया जाए। ऐसे तो आप लोग लिखते हो ना, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस सर। और ये 3 जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसी को तो हम कंटेंट कहते हैं ना। जो बचा इसका नाम रख दिया f1x, तो f1x क्या हुआ, इसका हमने नाम रख दिया f1x। अब जरा बताइए इसका कंटेंट कितना है? 1। तो वेयर f1x जो आया 1 + x² + 2x³ और विद कंटेंट ऑफ f1 = 1। तो अगर f1 का कंटेंट 1 हो गया तो f1 को क्या बोलेंगे आप लोग? बोलें, अभी मैंने बताया अगर कंटेंट 1 हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? दैट इज f1 इज, कोई बताएगा? कंटेंट 1 हो गया तो उसको प्रिमिटिव बोलते हैं, हेंस f1 इज प्रिमिटिव। ये बात क्लियर है? तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था, कोई जनरल पॉलिनोमियल ले लिया जाए तो उसको हम उसके कंटेंट टाइम्स एक पॉलिनोमियल लिखेंगे, जो पॉलिनोमियल क्या होगा? प्रिमिटिव पॉलिनोमियल होगा। हाँ, और अगर हम कोई पॉलिनोमियल इस तरह से लें कि a टाइम्स f1x है, जहाँ पे f1x प्रिमिटिव है, तो जाहिर सी बात है इसका कंटेंट कितना होगा? अब ये जो अभी मैंने फैक्ट बताया था ऊपर, उसको यूज करें तो इसका कंटेंट ऑफ f क्या हो जाएगा? a × कंटेंट ऑफ f1 हो जाएगा। f1 प्रिमिटिव है तो ये कंटेंट ऑफ f1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, या कहें कि एसोसिएट टू 1 हो जाएगा। तो हम अप टू पॉजिटिव सेंस लेकर के ही चलते हैं, एक पर रिस्ट्रिक्ट करके, तो ये हो जाएगा।
तो चूंकि यह 1 की एसोसिएट होता है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं CF इज एसोसिएट टू ए। ठीक है। तो अब हम एक लेमा प्रूव करना चाहते हैं। लेमा, गास लेमा कि कोई दो प्रिमिटिव पॉलिनोमियल्स लें तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, प्रिमिटिव होगा। तो यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू प्रिमिटिव पॉलिनोमियल्स ओवर किसके ले रहे हैं, ओवर UFD, है ना। हम आगे जो भी बात कर रहे हैं यहाँ पे UFD के ऊपर ही बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल लिंक का। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एनी टू पॉलिनोमियल्स, कुछ आथर से UFD जो जनरल लेते हैं वो जनरली जो है Z को लेकर के चल जाते हैं, है ना। तो हम कहना चाहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एनी टू प्रिमिटिव पॉलिनोमियल्स इज अ प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। तो क्लियर है, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना। यस सर। तो इसके लिए क्या किया जाए, लेट R बी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन एंड, तो पॉलिनोमियल्स ले लेते हैं, एक को fx कह दिया एंड दूसरा पॉलिनोमियल ले लिया gx, बी टू प्रिमिटिव पॉलिनोमियल्स। ठीक है। तो अगर ये दोनों ले लिया जाए तो इसका इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया जाए, कितना होगा, मैंने प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स बताया था। तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रिक्वेंटली हम लोग ले रहे हैं an नॉट इक्वल टू 0 और bm नॉट इक्वल टू 0, ये अंडरस्टूड है ना। an नॉट इक्वल टू 0 और bm नॉट इक्वल टू 0, क्लियर है। मतलब एक को आपने n डिग्री का लिया, दूसरा जो है m डिग्री का पॉलिनोमियल है, दोनों प्रिमिटिव हैं, दोनों का प्रोडक्ट लिया। ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है और ये m डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो प्रोडक्ट कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, और x पावर n प्लस m, ये लास्ट टर्म होगा, लीडिंग टर्म का जो है x का पावर होगा। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने जो प्रोडक्ट बताया था आप लोगों को, आप उसको लीजिए। तो इसका जब प्रोडक्ट लिखेंगे तो ई सर्टेन C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 Cn प्लस m x पावर n प्लस m होगा। जहाँ पे Cr क्या होगा, rth कोफिशिएंट क्या होगा, rth कोफिशिएंट क्या होगा, मैंने आप लोगों को बताया था A0 Br प्लस A1 Br माइनस 1 प्लस डॉट 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 कितना, बताइए, AR B0 है ना। और यहाँ पे बल्कि दैट इज करके लिख दें, CR इक्वल टू दिस होगा, और यह हर R के लिए होगा, फॉर ऑल R इक्वल टू 1 2 जितने हैं, कहाँ तक जाएगा, n प्लस m तक। इस पे किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ूं। यस सर। तो इतना होगा। हमारा क्लेम क्या है, क्लेम है fx, हमें ही ना दिखाना है कि प्रोडक्ट जो है क्या होगा, वो प्रिमिटिव होगा। और aim is to prove that fx into gx is primitive, है ना। तो प्रिमिटिव दिखाना है तो हमें क्या करना होगा, fx into gx is a primitive polynomial। तो इसको दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना होगा, इसका कंटेंट 1 है ना, दैट इज कंटेंट ऑफ f इंटू जी इज एसोसिएट टू 1, यही दिखाना है। तो जस्ट सोचिए, अगर कंटेंट का को कोई प्राइम नंबर डिवाइड करेगा तो उसका कंटेंट एटलीस्ट वो प्राइम नंबर हो जाएगा। अगर
कोई पॉलिनोमियल लिया, उसके सारे कोफिशिएंट को कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है। जैसे मैं आपको ये दिखा दूँगा, एफ एक्स इक्वल टू लिया 2 + 4x + 8x स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 सारे कोफिशिएंट को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। तो जब 2 सारे कोफिशिएंट को डिवाइड कर रहा है तो इसका कंटेंट कितना होगा? 2। तो क्या 2 जो है यहाँ पे देखिए 2 डिवाइड से आई फॉर ऑल आई, जितने भी कोफिशिएंट्स हैं सबको डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे 2 कंटेंट को डिवाइड नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि thus to prove that it is primitive polynomial, it is sufficient to prove that no prime element of R divides each CR, है ना। नो प्राइम एलिमेंट ऑफ R डिवाइड्स ईच CR, हमें ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये लेटर दिख रहा है ना आप लोगों को, ये विजिबिलिटी है कि नहीं कि लेट P भी ए प्राइम एलिमेंट है, या लिखना पड़ेगा? जूम करके देखिए, दिखाई दे रहा है ये लेटर, लेट P बी ए प्राइम, लेट P बी ए प्राइम एलिमेंट ऑफ R। P एक प्राइम एलिमेंट है, दिख रहा है ये? दिख रहा है। देयर एग्जिस्ट के बाद क्या है? अच्छा, मैं अभी वहाँ पे उसको बताऊंगा, बल्कि मैं यहीं पे साइड में लिख देता हूँ कि लेट, एक मिनट मैं लिख देता हूँ। ये तो मैंने क्लियर करने का प्रयास किया था। हम सीधे यहाँ आते हैं, कलर बदल लिया। लेट P बी प्राइम एलिमेंट ऑफ R। तो अब यहाँ पे देखिए, सिंस एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज प्रिमिटिव, एफ एक्स तो प्रिमिटिव है ना, दैट इज जो कंटेंट है वो क्या है, ये एसोसिएट टू 1 है, या रेप्लिकेट वो 1 है। तो P इसको डिवाइड करेगा, P कंटेंट को डिवाइड कर रहा है? नहीं। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ, चूंकि P प्राइम एलिमेंट है तो P जो है, ये जो चूंकि ये प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है तो इसमें जितने भी कोफिशिएंट हैं सबको यह P डिवाइड नहीं करेगा। इस बात से एग्री है कि नहीं? देयरफॉर P कैन नॉट डिवाइड, एक मिनट, P cannot divide each AI। P चूँकि अब यही सोचिए, अगर P सारे AI को डिवाइड करेगा तो P तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा सभी आई का ना। yes, इसका मतलब कंटेंट जो है कम से कम P होगा, यही ना बात हुई भाई। GCD P होगा या P से बड़ा होगा, जबकि आपने लिया है एफ एक्स प्रिमिटिव, तो इसका कंटेंट तो 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने कहा कि P सारे AI को डिवाइड कर रहा है वह संभव नहीं है। बताइए। तो सिंस एफ एक्स इज प्रिमिटिव देयरफॉर P कैन नॉट डिवाइड ईच AI, तो सभी को नहीं डिवाइड करेगा। इसका मतलब कि एट सर्टेन स्टेप क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक तो मान लीजिए डिवाइड कर रहा है, लेकिन इसके आगे जो है यहाँ पे एक सबसे पहला वाला एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसको कि P डिवाइड नहीं करेगा, ऐसा कह सकते हैं। जैसे मैं आपको इलस्ट्रेट करके दिखाता हूँ, एक मिनट जरा ऐसे सोचिए। जैसे कोई एक पॉलिनोमियल ले लीजिए, इसको समझ लिया जाए तो भाषा देने में आसानी रहेगी। जैसे आपने कहा कि सर आप इसको चुन के दिखाइए, तो हमने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू 2 + 3x +
8x²। तो देखिए P2 एक प्राइम नंबर है जो कि इसको तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन इसको डिवाइड कर रहा है नहीं कर। तो मतलब एक कोफिशिएंट ऐसा मिला जिसको कि 2 डिवाइड नहीं कर रहा है, और उसके पहले जितने हैं सबको डिवाइड कर रहा है। अब उसके पहले है कितना? बस एक है ना। एक। अब दूसरा अगर हम कहें कि 3 को लें तो 3 जो है 2 को डिवाइड कर रहा है। नो सर। इसका मतलब 3 जो है, एक यह एलिमेंट ऐसा है कि इसको 3 डिवाइड नहीं कर रहा है। इसके पहले जितने कोफिशिएंट हैं C उसको डिवाइड कर रहा है। इसके पहले कोई कोफिशिएंट है? नहीं है। तो ट्रिवियली ये बात हम कह सकते हैं। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमने क्या कहा कि चूँकि ये f(x) प्रिमिटिव है तो P सारे कोफिशिएंट को डिवाइड नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो क्या होगा? देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एक कोफिशिएंट ऐसा मिलेगा, देयर एग्जिस्ट एक इंडेक्स I0 ऐसा मिलेगा सच दैट कि P तो I0 को डिवाइड करेगा, बट एक मिनट, हमने क्या कहा? हाँ, ऐसा मिला देयरफॉर देयर एग्जिस्ट I0 सच दैट P डिवाइड्स, जगह इसमें जो है, एक मिनट, अच्छा इस पे लिखेंगे तो दिखाई देगा, इस पे दिखाई देगा। एक मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा सा एक जगह बना लेता हूँ फिर इसको। हाँ, का प्रयास करूँगा। हमने कहा कि P जो है सारे AI को डिवाइड नहीं करेगा, तो इसका मतलब देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एक इंडेक्स ऐसा मिलेगा सच दैट कि P जो है AI को डिवाइड करेगा फॉर ऑल I लेस देन I0, है ना। बट P डज नॉट डिवाइड्स I0। मतलब एक ऐसा स्टेप मिलेगा कि P उसको तो डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन उसके पहले जितने भी AI हैं P उन सभी को डिवाइड कर रहा है। मैंने एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाया भी। तो ऐसा कह सकते हैं, दस देयर एग्जिस्ट I0 सच दैट P डिवाइड्स AI फॉर ऑल, यहाँ इन्होंने K लिखा है तो हम I ही लिख दें, अब I बना दिए हैं। तो फॉर ऑल I लेस देन I0 बट P डज नॉट डिवाइड्स AI0। क्लियर हुई बात? और जो आर्गुमेंट हमने f(x) के लिए यूज किया वही आर्गुमेंट हम g(x) के लिए यूज करें। तो सिमिलरली सिंस g(x) इज प्रिमिटिव पॉलिनोमियल, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट इंडेक्स J0 सच दैट P डिवाइड्स, इन्होंने L इंडेक्स लिया है, P डिवाइड्स BL फॉर ऑल L लेस देन J0 बट P डज नॉट डिवाइड्स BJ0। बताइए कोई दिक्कत किसी को? ये बात कह सकते हैं? यस सर। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम अब तुरंत हम इस पे एक टर्म कंसीडर करेंगे CI0 प्लस J0। अच्छा ये कितना होगा ज़रा सोचिए, मैं इसको एक्सप्रेस करा दूं तो पूरा इसको लिखिए कितना होगा, A0 BI0 प्लस J0 प्लस A1 BI0 प्लस J0 माइनस 1 प्लस A2 BI0 प्लस J0 माइनस 2, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस डॉट 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 डॉट।
डॉट डॉट हमने लिख दिया, कहाँ गया, लास्ट में इसे बढ़ाते चले जाएं तो AI0 BJ0 ऐसे हो सकता है। सर AI0 प्लस J0 होगा ना, B0। इंडेक्स न प्लस हो रहा है बेटा, देखो एक इंडेक्स घट रहा है, एक का बढ़ रहा है। देखो ए का हमने बढ़ाया, ए का हम 1 2 3 बढ़ाते जा रहे हैं, बल्कि और टर्म लिख लो AI0 -1, तो बी क्या हो जाएगा, BG0 + 1। इंडेक्स देखो, दोनों का इंडेक्स का सम क्या है, I0 प्लस J0। अरे भाई x पावर I0 + Z0 का कोफिशिएंट यस ढूंढना सर। चाह रहे हैं, है ना। यस। और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, मैं इसको हटाना चाह रहा हूँ यहाँ से, ये आप लोगों ने AI0 BJ0। हाँ, तो प्लस AI0 BJ0। अच्छा जरा आप लोग देखो, P तो A0 A1 A2 डॉट 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 I-1 सबको डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बोलो आप लोग, हमने क्या लिखा था यहाँ पे, देखो कि P डिवाइड्स AI फॉर ऑल I लेस देन I0, तो मतलब P डिवाइड्स A1 P डिवाइड्स A2 P डिवाइड्स A3 डॉट 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 P डिवाइड्स AI0 -1, यही ना। बट P डज नॉट डिवाइड्स AI0, बताओ ठीक है। यस सर। सिंस P divides AI for all I less than I0, hence P divides, ये जो समेशन है पूरा, P divides this, P divides A0 B1 BI0 + J0 से ले करके प्लस डॉट 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 AI0 -1 BJ0 + 1, इसको तो डिवाइड कर रहा है। सिंस दिस बट P डज नॉट डिवाइड्स AI0 एंड P डज नॉट डिवाइड्स BJ0, तो P जो है ना तो A0 को डिवाइड कर रहा है ना BJ0 को डिवाइड कर रहा है, दैट इज P जो है AI0 इंटू BJ0 को डिवाइड नहीं कर रहा है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं। P भाई प्राइम है, जो ना तो इसको डिवाइड कर रहा है ना ही इसको डिवाइड कर रहा है, तो इनके प्रोडक्ट को भी डिवाइड नहीं करेगा। अब प्रोडक्ट को डिवाइड नहीं करेगा, अब P इस पूरे को डिवाइड कर रहा है, प्रोडक्ट को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ये जो सम है क्या इसको P डिवाइड करेगा, नहीं। तो देयरफॉर P डज नॉट डिवाइड्स CI0 + J। P इतने को डिवाइड कर रहा है, इतना P का मल्टीपल है, लेकिन यह वाला P का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब यह पूरा का पूरा सम भी P का मल्टीपल नहीं होगा, तो P इस पूरे को डिवाइड नहीं करेगा। यही बात इन्होंने लिखने का प्रयास किया है। एक मिनट, तो ये बात क्लियर हुई। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉलिनोमियल था, यहाँ पे आ जाइए अब, जो है इसका मतलब यह जो पॉलिनोमियल था जिसमें हमने एक टर्म लिया, इसमें एक टर्म ऐसा है जिसको कि P डिवाइड नहीं कर रहा है कि नहीं। यस सर। तो P तो आर्बिट्रेरी प्राइम है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी प्राइम लेंगे तो कोई ना कोई एक ऐसा है C1 C2 C0 C1 C2 इन सब में जो कि उससे डिवाइड नहीं करेगा। तो दिस shows that P does not divides this
तो इसका मतलब क्या हुआ, अब पी तो आर्बिट्ररी पॉलिनॉमियल है ना, तो इसका यस मतलब सर। कोई भी पॉलिनॉमियल ले रहे हैं तो कोई एक टर्म ऐसा है जिसको पी डिवाइड नहीं कर रहा है, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स का, कोई प्राइम तो हो नहीं रहा है कॉमन फैक्टर, ऐसे तो 1 ही होगा। 1 होगा, तो इसका मतलब एंड हेंस एफ एक्स इंटू जी एक्स, कंटेंट। यस हाँ कंटेंट इज प्रिमिटिव 1। पॉलिनॉमियल। हाँ तो प्रिमिटिव पॉलिनॉमियल। बताइए कुछ समझ में आई बात हमारी, यस सर। ये मैंने इस तरह से लिखने का यस सर। प्रयास किया तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई इसमें, समझ जाएंगे ना आप लोग, या पूरा लिख करके दिखाया जाए। चलिए आगे देखते हैं, जैसा है प्रयास करते हैं कि पूरा एक साइड लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समस्या ना हो, वैसे थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आसानी से हल निकल जाएगा। तो ठीक, अब इस जैसे हमने इसको प्रूव किया उसी तरह से ये बात भी आप लोग अपने से पलट लीजिएगा कि अगर एफ एक्स और जी एक्स दो पॉलिनॉमियल हैं ओवर यू एफ डी, तो इनका कंटेंट जो है इनके कंटेंट का प्रोडक्ट होगा, दो पॉलिनॉमियल के प्रोडक्ट का कंटेंट जो है उन दोनों पॉलिनॉमियल के कंटेंट का प्रोडक्ट होगा। बहुत आसान सी बात है, इसको पलट लीजिएगा। हमारा जो गोल है, हम जो बताना चाहते हैं, अब हम इस रिजल्ट पे फोकस करेंगे। आगे बढ़ा जाना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। हाँ हाँ, अब मैं ये कहना चाहता हूँ, every irreducible element of R is also an irreducible element of Rx। यहाँ पे ये बात जरूर याद रखिएगा, where R is unique factorization domain। अगर R कोई यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है तो R का कोई भी इरेड्यूसिबल एलिमेंट है तो वो Rx का भी इरेड्यूसिबल एलिमेंट होगा। ठीक, तो इसको कैसे प्रूव करना चाहेंगे, बताइए क्या करना चाहेंगे? भाई हम पहले एज्यूम कर देते हैं, प्रूफ लेट आर बी यू एफ डी, गिवन यू एफ डी, और एंड पी बिलोंग्स टू आर बी एनी irreducible एलिमेंट ऑफ आर। पी आर का इरेड्यूसिबल एलिमेंट है। हमारा क्लेम क्या है बताइए, हमें क्या प्रूव करना है यहाँ से कि कोई इरेड्यूसिबल एलिमेंट लेंगे तो आर एक्स में भी इरेड्यूसिबल होगा, मीन्स पी इज इरेड्यूसिबल एलिमेंट ऑफ आर एक्स। हाँ, इरेड्यूसिबल एलिमेंट, ई एल टी लिख दें, एलिमेंट ऑफ आर एक्स। तो इरेड्यूसिबल दिखाने के लिए कैसे कहते हैं, हम कहते हैं कि प्रोडक्ट के रूप में अगर हम लिख रहे हैं तो उसमें कोई एक यूनिट होगा एटलीस्ट, यही नहीं बताना होता है, यही बताना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सपोज दैट P is product of two polynomials fx and gx। अच्छा, ये हमने Rx में माना कि ये प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनॉमियल, डिग्री दोनों तरफ लें, दिस इम्प्लाइज डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये क्या होगा, डिग्री ऑफ P होगा, बोलिए। अब P तो R का एलिमेंट है, ये तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। दैट इज डिग्री। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर प्रोडक्ट का डिग्री ले रहे हैं तो दोनों की डिग्री का सम हो जाता है, और यह हो गया 0। तो यह कब संभव है भाई, दिस इम्प्लाइज डिग्री एफ एक्स इक्वल टू 0। भाई डिग्री तो नॉन निगेटिव होता है ना, होल नंबर होता है ना, तो ये दोनों होल नंबर हैं जिनका सम 0 है, तो यह कब संभव है, 0 के इक्वल हो, जब दोनों क्या हो जाए, 0 हो जाए।
क्यों भाई, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। तो अब जरा सोचिए, मैं ये ऊपर का मिटा दूं, कुछ लाइंस मिटा दूं? यस सर। अच्छा, तो जरा सोचिए, एफ एक्स की डिग्री जीरो है, जी एक्स की डिग्री जीरो है, ये क्या है सेट कर रहा है? एफ एक्स और जी एक्स दोनों क्या हो गए? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब किसके एलिमेंट हो गए? आर। आर के। और आपने क्या लिया है, बट पी इज इरिड्यूसिबल इन आर, इरिड्यूसिबल इन आर। और आपने देखा है कि p बराबर एफ एक्स इंटू जी एक्स आपने लिया है, तो ये क्या असर्ट करता है? इसमें से एक यूनिट होगा। वेयर एफ एक्स जी एक्स बिलोंग्स टू आर, तो दिस इम्प्लाइज, तो या तो एफ एक्स या जी जी एक्स एक्स इज यूनिट। इज अ यूनिट। क्यों, मेरी बात कुछ समझ में आई आप लोगों को? यस सर। अच्छा, तो हम लोगों ने देखा कि अगर कोई पॉलिनोमियल आर में इरिड्यूसिबल है तो वह जो है आर एक्स में भी इरिड्यूसिबल होगा। तो अब अगर हम इसी को ऐसे कहें, एक मिनट, सॉरी मैंने गलत बोला, कि मैंने गलत बोला, अगर कोई एलिमेंट आर का इरिड्यूसिबल एलिमेंट है तो वह उसके जो सुपर उसका सुपर सेट है आर एक्स, उस पॉलिनोमियल रिंग में भी वह इरिड्यूसिबल होगा, है ना? आप लोग जानते हैं आर सबसेट आर एक्स होता है। तो अगर यहाँ पे इरिड्यूसिबल है, यहाँ पे इरिड्यूसिबल है, तो यह इम्प्लाइज करेगा कि यह एलिमेंट यहाँ भी इरिड्यूसिबल है। ऐसा नहीं कि बड़े सेट में जाएंगे तो नेचर चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब ये रिजल्ट मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, इसको हम लोग बस थोड़ा सा यूज करेंगे गाउस लेमा में, कि आर अगर यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है और एफ उसका फील्ड ऑफ फ्रैक्शन है। अच्छा, फील्ड ऑफ फ्रैक्शन आप लोग जानते हैं, ये जो पोर्शन है, अब मैं मिटा दूं इसको? यस सर। अच्छा, तो एक मिनट, आ जाते हैं मेन गोल पे। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो रिजल्ट मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, छोटी छोटी बातें हैं, कुछ अपने से भी प्रूव करेंगे तो आसानी से आ जाएगा, कि आर अगर यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, एफ उसका फील्ड ऑफ फ्रैक्शन है। तो प्रश्न है फील्ड ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? मान लीजिए आर कोई इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम एक फील्ड बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं? इसको हम कोसेंट फील्ड या फील्ड ऑफ फ्रैक्शन बोलते हैं। इसमें जितने भी आर में एलिमेंट्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग एक हम जो है इस तरह से बनाते हैं, ए बी आर का एलिमेंट होगा और बी जीरो नहीं होगा, एक सेट बनाते हैं। और इसको क्या करते हैं, आर को हम इसमें कैसे इम्बेड करते हैं, आर के सारे एलिमेंट्स को हम A/1 टाइप में हम इम्बेड कर देते हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे आप देखिए, हम लोग Z को Q का सबसेट ट्रीट करते हैं। फील्ड ऑफ फ्रैक्शन Z का आप बनाइए, मैंने जैसे बताया आप लोगों को, Z का फील्ड ऑफ फ्रैक्शन बनाइए। Z इंटीग्रल डोमेन है ना? यस सर। तो Z का फील्ड ऑफ फ्रैक्शन बनाइए, किस टाइप का एलिमेंट लेंगे? अब सर अपॉन 1 हो जाएगा सब। हाँ, इंटीजर। A अपन B, ए बी बिलोंग्स टू Z और B नॉट इक्वल टू 0। इसको आप क्या बोलते हो आप लोग? फ्रैक्शन फ्रैक्शन, इसको रेशनल नंबर बोलते हो। फ्रैक्शन या मतलब रेशनल नंबर। रेशनल बोलो, फ्रैक्शन तो
यहाँ पे जैसे -2/3 को आप फ्रैक्शन नहीं कहोगे ना, ये रेशनल नंबर है। तो ये जस्ट कौन सा सेट है? सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है ना। रेशनल नंबर, यस सर। और इंडीड जानते हो ये जो है ये नंबर नहीं है, यह एक क्लास है। आप लोगों को फील्ड ऑफ फ्रैक्शन शुरुआत के लेक्चर में वरुण जी बताए थे कि नहीं? नो सर। तो इसका मतलब क्या, वो कहाँ से शुरुआत किए थे? मैक्सिमल आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल सब वो सब कर डाले थे, ये सब नहीं बताए थे? बेसिक चीज, रिंग होमोमॉर्फिज्म, ये सब। सर रिंग होमोमॉर्फिज्म बताए थे। अच्छा, फील्ड ऑफ फ्रैक्शन नहीं बताए थे ना। नो सर। चलो कोई बात नहीं, असल में कोर्स में अलग से मेंशन नहीं है ना, और इसलिए ऐसा गैप हुआ, कोई बात नहीं। तो ये आइडिया समझ में आया ना। कोई इंटीग्रल डोमेन ले लें तो फील्ड ऑफ फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, इस टाइप से बनाते हैं। जैसे आप लोग जानते हो कि 1/1, 2/2, 3/3 सबको हम बराबर लिखते हैं, है ना। यस सर। एग्जैक्टली ये क्लास है ना। हम लिखते क्या हैं, 1 मिनट में आप लोगों को बता दूं ना। अच्छा, आप लोग जानते हो दो रेशनल नंबर सेम कब होते हैं? जरा वो बता दो तो फिर वहीं से बात कर लेते हैं। आप लोगों को प्राइमरी लेवल पे आप लोगों ने देखा होगा कि आप कहते हो कि A/B = P/Q या C/D। कैसे चेक करते हो? इक्विवेलेंट। हाँ, इक्विवेलेंट कहते हो ना। इक्विवेलेंट। यह यस रिलेशन सर। इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो कैसे चेक करते हो? A × D = B × C, ऐसे ही करते हो ना। तो इनको हम यस कहते हैं, सर। ये दोनों नंबर से ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, और इक्विवेलेंट है मतलब हम इसको बराबर ट्रीट करते हैं। तो यह रिलेशन जो है, अगर हम रिलेशन डिफाइन करें कि A/B इज इक्वल रिलेटेड टू C/D इफ एंड ओनली इफ AD = BC, BC। तो यह जो है, यह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है। तो इसका जो इक्विवेलेंस क्लास होता है उसको हम लोग फ्रिक्वेंटली A/B से डिनोट करते हैं, रफली ऐसे कहते हैं, क्लास के बजाय A/B ही कह देते हैं, है ना। तो ये सब क्लासेज है, ठीक है। तो फील्ड ऑफ फ्रैक्शन बस आप इतना जानो कि A/B टाइप का एलिमेंट, जहाँ AB दोनों R के एलिमेंट हैं और B 0 नहीं है, ठीक। इतना मान करके चला जा। यस सर। हाँ, तो ये फील्ड ऑफ फ्रैक्शन हो गया। तो कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, ये कहना चाह रहे हैं कि, 1 मिनट, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अगर ये दो एलिमेंट्स आपने लिया, अगर वो Rx में प्रिमिटिव हैं, और एसोसिएट जो है Fx में है, दो प्रिमिटिव पॉलिनॉमियल्स हमने लिया Rx का, अगर वो दोनों फील्ड ऑफ फ्रैक्शन में एसोसिएट हैं तो जो है पॉलिनॉमियल रिंग Rx में भी एसोसिएट होंगे, ठीक है। अगर Fx Gx एसोसिएट हैं फील्ड ऑफ फ्रैक्शन में, मतलब एक यूनिट मिलेगा जो कि F का एलिमेंट होगा। तो F का एलिमेंट होगा तो यह फील्ड ऑफ फ्रैक्शन का एलिमेंट होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पे कोफिशिएंट्स हैं, ये देखिए, ये यूनिट टाइप हमने लिया, तो ये सेटिंग हमने बना लिया यहाँ पे। U जो है ये F का एलिमेंट है, तो इस सर्टेन A/B टाइप का होगा। B का इधर गुणा कर दिया, जैसे ऐसे कर दीजिए, Fx = A/B × Gx, है ना। ऐसे लिख दिया तो B का गुणा कर दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा, A × Gx हो जाएगा। ये दोनों प्रिमिटिव हैं, तो इसका कंटेंट कितना होगा, 1 होगा। हाँ, इसका 1 होगा। तो B × Fx का कंटेंट कितना होगा, D हो जाएगा। D हो जाएगा। और A × Gx का कंटेंट कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। A हो जाएगा। तो अगर हम एसोसिएट के टर्म में बात करें तो ये दोनों अगर एसोसिएट हैं तो अप टू एसोसिएट यहाँ पे B एसोसिएट टू A कह देंगे, जो यहाँ पे आ जाएगा। तो बहुत आसानी से आप लोग इसको प्रूव कर सकते हो, इसको पलट लीजिएगा। हम एक और रिजल्ट बताना चाहते हैं,
तो ये मैं आप लोगों को छोड़ूंगा, इसको याद रखिएगा कि इस तरह से कुछ एक आइडिया होता है। ये जो है इस लेमा को हम डिस्कस करना चाहेंगे। लेमा हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि एफ एक्स जो है इरेड्यूसिबल एलिमेंट है आर एक्स में, और हम कहना क्या चाह रहे हैं, लेट एफ बी द फील्ड ऑफ फ्रैक्शन ऑफ आर। तो यह एफ एक्स क्या होगा, अगर यहाँ पे इरेड्यूसिबल है तो ये फील्ड ऑफ फ्रैक्शन के ऊपर जो पॉलिनोमियल है उसमें भी इरेड्यूसिबल होगा। ठीक है, स्टेटमेंट हम कहना क्या चाह रहे हैं कि कोई पॉलिनोमियल लिया जो कि इरेड्यूसिबल है, तो वह पॉलिनोमियल उस यूएफडी के फील्ड ऑफ फ्रैक्शन के ऊपर जो पॉलिनोमियल रिंग बनेगा उस पर भी वो जो है इरेड्यूसिबल होगा, ऐसा हम कहना चाह रहे हैं। तो कैसे कहेंगे, एक मिनट, छोटा सा ट्रिक है बस। तो हम इसको कैसे प्रूव करते हैं, मान लेते हैं कि सपोज दैट एफ एक्स इन आर एक्स इज इरेड्यूसिबल। इरेड्यूसिबल हमारा क्लेम क्या है, अच्छा ऐसा हमने लिया एफ एक्स इन आर एक्स इज इरेड्यूसिबल एंड ऑफ पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, इसका डिग्री ग्रेटर देन 0 है। तो हम कहना चाह रहे हैं कि देन एफ एक्स इज प्रिमिटिव, एफ एक्स प्रिमिटिव पॉलिनोमियल होगा, मतलब इसका कंटेंट 1 होगा। क्यों भाई, क्यों, जरा सोचिए। अगर एफ एक्स प्रिमिटिव नहीं है तो एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, सर्टेन इसका कंटेंट होगा इनटू एफ वन एक्स, जहाँ पे एफ वन एक्स जो है प्रिमिटिव पॉलिनोमियल होगा। यस सर, लिख सकते हैं ना। और तब जो है इसको हम क्या कह सकते हैं, कंटेंट ऑफ एफ को हम बोल सकते हैं कि यह तो इसका, अच्छा इसको हम बोल सकते हैं कि यह तो इसका प्रॉपर डिवाइजर हो जाएगा। कंटेंट ऑफ एफ को, कंटेंट ऑफ एफ को हमें कह सकते हैं ना कि ये इसका प्रॉपर डिवाइजर है। यस सर। और एफ एक्स को आपने क्या लिया है, इरेड्यूसिबल लिया है, इरेड्यूसिबल, तो इसका कोई प्रॉपर डिवाइजर नहीं नहीं मिलेगा। है। तो इसका कोई प्रॉपर डिवाइजर नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, ये जो कंटेंट है ये क्या होगा, प्रिमिटिव, हाँ कंटेंट 1 होगा, 1 होगा। मतलब एफ एक्स क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा घुमा करके है। तो हमने माना कि एफ एक्स इरेड्यूसिबल एलिमेंट है, इसकी डिग्री पॉजिटिव है। तो इस फैक्ट से, चूँकि हर पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्या होगा कि ये एफ एक्स प्रिमिटिव हो जाएगा। अगर प्रिमिटिव नहीं होगा तो इसका जो कंटेंट होगा वो एफ एक्स का प्रॉपर डिवाइजर हो जाएगा, जो कि गलत है। तो ये प्रिमिटिव हो गया, तो हमने मान लिया प्रिमिटिव है। अब हमारा क्लेम क्या है, हमारा क्लेम है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, तो क्लेम है हमारा कि यह एफ एक्स जो है एफ एक्स में भी इरेड्यूसिबल होगा, इरेड्यूसिबल, ये हमारा क्लेम है। तो हम इसको कैसे प्रूव करते हैं, सपोज इट इज नॉट पॉसिबल, सपोज इट इज नॉट ट्रू। तो जब ये ट्रू नहीं होगा तो इसका मतलब
कि एफ एक्स इरेड्यूसिबल की वजह क्या हो जाएगा? रिड्यूसिबल रिड्यूसिबल रेड्यूसिबल हो जाएगा। तो रेड्यूसिबल हो गया भाई, तो एफ एक्स रेड्यूसिबल हो गया। तो रेड्यूसिबल हो गया तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स हो गया। एंड सो एफ एक्स क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स होगा, है ना, जहाँ पे न तो यह यूनिट होगा और न ही ये यूनिट होगा। बोलिए ये बात सही है कि नहीं? यस सर। तो न तो ये यूनिट होगा न ही ये यूनिट होगा, ध्यान दीजिए। तो आर एक्स में जो यूनिट होते हैं वो आर में आर के ही एलिमेंट होते हैं, है ना। तो सो दिस वेयर नाइदर जी एक्स नॉर एच एक्स इज ए यूनिट। एंड सो जब ये यूनिट नहीं होंगे तो डज नॉट बिलोंग टू आर, ये आर में बिलोंग नहीं करेंगे। इसका कहने का मतलब क्या है कि इसकी भी डिग्री ग्रेटर देन जीरो होगी, इसकी भी डिग्री ग्रेटर देन जीरो होगी। बताइए यहाँ तक हमारी बात समझ में आई? यस सर। तो मतलब ये दोनों पॉलिनोमियल्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री होंगे। क्लियर है? तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करें। सपोज दैट दोनों की पॉजिटिव डिग्री है, तो सपोज दैट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इन्होंने u0 प्लस u1 ऐसे लिया है, उसी को ले लिया जाए u1x प्लस u2x स्क्वायर प्लस डट 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 un x पावर n, और दूसरा ले लिया hx इज इक्वल टू v0 प्लस v1x प्लस v2x स्क्वायर प्लस डट 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 vmx पावर n। तो यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट है हमने माना है कि एफ एक्स इज रेड्यूसिबल, तो किस में रेड्यूसिबल माना है? एफ एक्स में माना है कि आर एक्स में माना है? बल्कि इसको मेंशन कर लीजिए, नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा तो दिक्कत होगी। इन एफ एक्स मतलब कि इसमें जो जी एक्स और एच एक्स के कोफिशिएंट हैं वो किसके एलिमेंट हैं? एफ के एलिमेंट हैं। वेयर ये जो है यू आई भी जे बिलोंग्स टू एफ। एफ क्या है? एफ बिलोंग्स टू एफ, वेयर एफ इज द फील्ड ऑफ फ्रैक्शन, ऑफ आर। तो हम क्या करते हैं, एक ट्रिक यूज करते हैं। मान लेते हैं कि b जो है एलसीएम है, जो कोफिशिएंट्स हैं इन सब में, जो कोफिशिएंट्स हैं इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम जो है हमने मान लिया कि वो b है। एक मिनट है, यहाँ पे a और b दोनों मान लिया जाए। एक मिनट रुक जाइए, तभी सेट कर पाएंगे ना। हमने क्या किया, ये पोर्शन आप लोग लिख लिए हैं, इसको मिटा दें। इस पोर्शन को मिटा दें। यस सर। यस सर। अच्छा, तो देखिए हम यहीं पे प्रूफ लिखने का प्रयास करते हैं। एक मिनट, बस 5-10 मिनट और लगेगा। बोर तो नहीं ना हो रहे हैं आप लोग? 5-10 मिनट और लेंगे। नो सर। अभी पूरा हो जाए, नहीं छूट जाएगा तो फिर से मेहनत करनी पड़ेगी।
तो हमने क्या किया, ए माना जहाँ पे यू आई वी जे ए जो है एफ के एलिमेंट है, एफ इज द फील्ड ऑफ फ्रैक्शन ऑफ आर है। तो अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, लेट बी इज LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स। यहीं पे हम मेंशन कर दें U0 U1 नॉन जीरो एलिमेंट्स UN। ये जो कोफिशिएंट्स है इसमें जो नॉन जीरो हैं ना, उनका हमने उनके डिनोमिनेटर्स का LCM ले लिया। तो क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट A in R सच दैट, ध्यान दीजिएगा अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, GX इज इक्वल टू, ये जो डिनोमिनेटर होगा वो इनटू ए जो है, देखिए जो कंटेंट होगा, जिसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, एक मिनट, G1X वेयर G1X इज प्रिमिटिव, G1X इज प्रिमिटिव। जैसे मैं इसको आपको दिखाना चाहता हूँ, मान लीजिए कोई पार्लियामेंट आपने ले लिया 2/3 + 5/6x, मान लीजिए ये पार्लियामेंट है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, 3 डिनोमिनेटर जो है उनका कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट का डिनोमिनेटर है उसका LCM ले लिया और सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये कितना होगा 4 + 5x। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 × 6 पावर -1 4 + 5x लिख सकते हैं कि नहीं। आवाज कट रही है। आवाज़ कट रही है। ओ, एक मिनट देख लें, डेटा ख़त्म हो गया क्या। अभी आवाज़ आ रही है कि फिर अभी वैसे ही चल रहा है। हाँ ये सर अभी। अच्छा, तो अगर मान लीजिए जैसे आपने यहाँ 10 लिख दिया, तब बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, और तब इसको कितना आप लिख सकते हो, 2 × 2 ऐसा लिख सकते हो कि नहीं। यस सर। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि LCM अगर हमने ले लिया कोफिशिएंट का, तो GX को हम लिख सकते हैं A × B इनवर्स G1X। अब यहाँ पे देखिए जो जितना कॉमन रहेगा उसको हम A के रूप में ट्रीट कर लेंगे, कोफिशिएंट में जो कॉमन रहेगा। तो जब हम ट्रीट करेंगे तो ये जो बचेगा यह क्या होगा, इसमें कुछ कोफिशिएंट में कुछ कॉमन तो रहेगा नहीं, जो कॉमन वाला पार्ट अलग कर दिया, तो यहाँ पे कॉमन रहेगा नहीं, मतलब यह क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव हो जाएगा। यस। हाँ, तो यही ट्रिक है, ये बात आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो ये प्रिमिटिव हो गया। अब जैसे हमने इसको लिखा, इसी तरह से GX के लिए भी HX के लिए भी लिख लिया। सिमिलरली HX भी आपका क्या हुआ, C × D इनवर्स H1X हो जाएगा, डबल स्टार कर दीजिए, जहाँ पे क्या होगा H1X प्रिमिटिव होगा। अच्छा, अब दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए, मीन्स Fx क्या है, GX × HX है ना, तो कितना हो जाएगा, जरा देखिए, क्या ये इतना नहीं हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, इतना होगा कि नहीं होगा। यस सर। अब BD का दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, दिस इम्प्लाइज PD का गुणा कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, AC × G1X H1X। अच्छा, अब देखिए Fx, अब यहाँ पे देखिए G1X H1X जो है, ये आपने क्या लिया है,
एफ एक्स भी प्रिमिटिव है, ऊपर हमने लिया है। यस सर। G1 एक्स भी प्रिमिटिव है, H1 एक्स भी प्रिमिटिव है। तो बाई गास लेमा कंटेंट जब आप BD लोगे आप इक्वल टू AC हो लोग, जाए। हाँ ना, तो एक मिनट, थोड़ा सा जगह बन गया। तो यूजिंग गास लेमा वी है, तो बी डी इक्वल टू ए सी कहें या जो है सीधे सीधे क्या बोल दें, अगर आप टू एसोसिएट बात करें तो ये कह दें, है कि नहीं, कह सकते हैं ना। यस सर। और जो अभी एसोसिएट वाला हमने रिजल्ट बताया था उसको यूज कर लें, तो एफ एक्स जो है या इसका एसोसिएट होगा और एफ एक्स जो है एसोसिएट होगा G1 एक्स H1 एक्स, है ना। तो ये आसानी से फॉलो हो गया। अब देखिए G1 एक्स की डिग्री क्या है, H1 एक्स की डिग्री क्या है। 1। देखिए डिग्री G1 एक्स, ये तो डिग्री जी एक्स की ही होगी, बस कांस्टेंट ना बाहर करते हैं, बोलिए। और डिग्री H1 एक्स, इसकी भी डिग्री एच एक्स के ही बराबर होगी, क्योंकि सिर्फ कांटेंट बाहर करते हैं, कांटेंट तो कांस्टेंट होता है, तो डिग्री पे इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। तो यह भी पॉजिटिव डिग्री का, यह भी पॉजिटिव डिग्री का, इसका मतलब क्या हुआ। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये G1 एक्स H1 एक्स प्रिमिटिव हैं कहाँ पे, इन आर एक्स हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एलसीएम लेकर के जो आपका वो था, जो डिनोमिनेटर था उसको तो आपने बाहर कर दिया, तो बाकी जो कोफिशिएंट आया वो आर में बिलोंग कर गया। तो इससे क्या मिला आपको कि एफ एक्स जो है G1 एक्स H1 एक्स के प्रोडक्ट के एसोसिएट है, और G1 एक्स H1 एक्स का जो, और ध्यान दीजिए इसकी डिग्री का सम इसके बराबर होगा, ये दोनों पॉजिटिव है। तो ये क्या बता रहा है, कोई बता देगा। इसका मतलब ये हुआ, देखिए दोनों पॉजिटिव डिग्री के हैं, मतलब ये आर में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, मतलब ये दोनों यूनिट नहीं है सर, रिड्यूसिबल हो जाएगा। हाँ, तो ये हो गया, दैट इज एफ एक्स इज रिड्यूसिबल इन आर एक्स। और ये क्या है, दिस इज ए कंट्राडिक्शन, क्योंकि एफ एक्स इज रिड्यूसिबल माने। Hence our assumption is wrong, that is fx is, hence fx in fx is irreducible। ठीक है, तो अब ये प्रूफ हो गया, तो मैं नेक्स्ट डे जो है गास थ्योरम प्रूव करूँगा। आप लोग ज़रा एक बार पढ़ लेंगे, बड़ा रिजल्ट है तो आसानी से आ जाएगा। तो मैं कुछ समझा पाया इस तरह से, जो मैंने ट्रिक यूज किया कि थोड़ा कंटेंट सामने रहे, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। नो सर। अच्छा, एक मिनट।